हमारे चैनल के इस नए वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं धुरंधर मूवी के बारे में। जो धुरंधर मूवी बॉलीवुड के लेटेस्ट मूवी है एंड इस टाइम पे मूवी सबसे ज़्यादा ट्रेंड करने वाली मूवी है। इस मूवी की लीड कास्ट के बारे में बात करें तो इस मूवी में रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर माधवन, अर्जुन रामपाल जैसे बड़े एक्टर हैं। और इस मूवी को देखने के बाद मैं यह कह सकता हूँ वाकई में यह एक प्योर सिनेमा है। और वो इसीलिए क्योंकि इससे हम बेसिक से बात करें कि मूवी की स्टोरी की, मूवी की सीन की, एक्टर्स की एक्टिंग की या मूवी की सीन को हमारे पास प्रस्तुत करने की, ये सारी चीज़ें मूवी के अंदर बहुत ही शानदार है। तो इसीलिए दोस्तों, अगर आप इस मूवी को थिएटर में नहीं देखा है तो मैं आज आप सबके लिए पूरी मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, ताकि आप लोग घर बैठे इस कमाल के मूवी की स्टोरी को जानकर एंजॉय कर सके। सो इसी बात पे दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड कमेंट में धुरंधर लिख दीजिए, ताकि मैं जान सकूँ आप इस मूवी की स्टोरी जानने के लिए एक्साइटेड हैं। अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों, चलिए आज बिना देर किए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, धुरंधर मूवी की जो स्टोरी है 1999 और साल 2001 में होने वाले टेररिस्ट अटैक के ऊपर आधारित है। क्योंकि दोस्तों, आप सबको अगर इंडिया की हिस्ट्री पता हो तो ये जानते होंगे कि साल 1999 और साल 2001 इन दोनों सालों में इंडिया के ऊपर काफ़ी बड़े अटैक हुए, जिनमें से पहला एक प्लेन हाईजैक था और दूसरा पार्लियामेंट अटैक था। और दोस्तों, इन अटैक्स को उन टेररिस्ट ग्रुप ने करवाया था जिन्हें पाकिस्तान का बैकअप था। लेकिन सारी चीज़ें जानने के बाद भी इंडिया डायरेक्टली कुछ नहीं कर पाया था। और वो इसीलिए उन टाइम पे पाकिस्तान कंट्री को अदर कंट्री का ज़्यादा सपोर्ट था, स्पेशली यूएसए और गल्फ कंट्रीज का। लेकिन अब क्योंकि इंडिया उस टाइम पर पाकिस्तान से अपने आप डायरेक्टली प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा था, इसीलिए इंडिया ने स्टार्ट किया मिशन धुरंधर को। और दोस्तों, इन पूरी मूवी के अंदर इसी मिशन धुरंधर को देखेंगे। और अगर आप सभी को इस मूवी की कंसेप्ट समझ में आ गया हो तो चलिए मूवी की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, धुरंधर मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है 30 दिसंबर सन 1999। मूवी के पहले सीन के अंदर हम अजय सन्याल से मिलते हैं, जो इस टाइम पे इंडिया के इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर होते हैं। एंड इस कैरेक्टर को मूवी के अंदर प्ले किया है एक्टर आर माधवन ने। यहाँ पर हमें पता लगता है कि इस टाइम पे इंडिया से होने वाले फ्लाइट जो कि अफ़गानिस्तान जा रही थी, वो जैसे अफ़गानिस्तान के कंधार एयरपोर्ट पर पहुँचती है, वैसे ही मोहम्मद नाम का एक पाकिस्तानी टेररिस्ट इसे हाईजैक कर लेता है। और इस प्लेन के अंदर जितने भी इंडियन सिविलियंस होते हैं उन सबको होस्टेज बना लिया जाता है। एंड उनकी डिमांड होती है इंडियन सिविलियंस को तभी छोड़ेंगे जब उनके साथी ही टेररिस्टों को रिलीज कर देगा, क्योंकि इससे कुछ टाइम पहले इंडिया ने कुछ आतंकवादियों को पकड़ा होता है। और ये हाईजैक बेसिकली उन सबको छुड़वाने के लिए ही होता है। यहाँ पर इंडिया के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, इसीलिए इंडियन इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर यानी अजय सन्याल, उस समय के चीफ फॉरेन मिनिस्टर एंड इवन प्राइम मिनिस्टर सबके सब उनके सामने झुक जाते हैं और आतंकवादियों की शर्तें मानकर इंडियन सिविलियंस को छुड़ा लेते हैं। लेकिन दोस्तों, ये होने के बाद लगभग 2 साल बाद यानी 13 दिसंबर 2001 को एक और बड़ी घटना होती है। और इस दिन हम यह देखते हैं कि दिल्ली के पार्लियामेंट हाउस के बाहर एक कम्बैस्टर कार में बैठकर 5 आतंकवादी आते हैं और वो फुल स्पीड में बैरिकेड तोड़ते हैं एंड फिर पार्लियामेंट के अंदर घुसकर अपने वेपन्स से आसपास के सारे पुलिस ऑफिसर को मार देते हैं। फिर उसके बाद पूरे पार्लियामेंट के अंदर हाहाकार मचा देते हैं। हालांकि सही टाइम पर वहां पर अजय सन्याल आ जाते हैं एंड वो अपनी टीम के साथ मिलकर उन सारे आतंकवादियों को ख़त्म कर देते हैं। और ये सब होने के बाद इंडिया वाले इस सारे मुद्दे को यूनाइटेड नेशन एंड यूएसए के सामने उठाते हैं। तो अब तो नहीं इंडिया को यूनाइटेड नेशन से हेल्प मिलती है और न ही यूएसए हेल्प करता है, और न ही पाकिस्तान के खिलाफ अदर कंट्री इंडिया के साथ देती है। और रही बात पाकिस्तान की, तो उस टाइम पे यूएसए से लेकर सारी बड़ी कंट्री, इवन गल्फ की सारी कंट्रीज भी पाकिस्तान के सपोर्ट में होती है। और
ऐसा इसीलिए पाकिस्तान के मल्टीपल अटैक करने के बाद भी इंडिया ने कोई जवाब नहीं दे पाता है। लेकिन अब मानो पानी सर से ऊपर आ चुका था और इसीलिए पार्लियामेंट अटैक के बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर यानी अजय सन्यारा के डायरेक्टर, फॉरेन मिनिस्टर एंड ऐसे बाकी बड़े लोग मिलकर हाई लेवल की मीटिंग करते हैं और उस मीटिंग के अंदर यह तय किया जाता है कि अब पाकिस्तान को अंदर से वीक करने का और इंडिया को उससे बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है एंड वो तरीका है मिशन धुरंधर। अब जो दोस्तों ये मिशन धुरंधर है, ये बेसिकली इंडिया के एक ऐसा मास्टर प्लान है जिसका इस्तेमाल करके इंडिया वाले अपने सबसे काबिल एजेंट को पाकिस्तान भेजेंगे और फिर उसके इस्तेमाल से पाकिस्तान को इंटरनली वीक करेंगे और इसीलिए इस मीटिंग में मिशन धुरंधर को मंजूरी मिलती है। वैसे ही मानो यह मिशन स्टार्ट कर दिया जाता है। अब इसके बाद यह सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन के अंदर हम यह देखते हैं अफगानिस्तान में रणवीर सिंह को, और हमें पता लगता है कि रणवीर सिंह इंडिया का वह एजेंट है जो कि मिशन धुरंधर को पाकिस्तान में ऑपरेट करेगा, यानी कि वह धुरंधर है। अब दोस्तों इस मिशन को स्टार्ट होते ही हम यह देखते हैं कि रणवीर सिंह जो कि इंडिया के एजेंट है उसका नाम रखा जाता है हमजा अली। इस हमजा अली को सबसे पहले अफगानिस्तान भेजा जाता है। देन उसके बाद वह अपनी आइडेंटिटी एक बलूचिस्तान के नाम से बनाता है और उसके ज़रिए पाकिस्तान में इंटर होता है। अब दोस्तों अगर आप बलूचिस्तान के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि बलूचिस्तान बेसिकली वह रीजन है जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान के बीच में पड़ता है, जैसे कि आप सामने मैप पर देख सकते हैं। हालांकि मॉडर्न टाइम पे बॉर्डर्स की वजह से बलूचिस्तान एरिया इन तीनों देशों के आपस में बट गया है, लेकिन दोस्तों एक्चुअल में बलूचिस्तान के अंदर भी लोग रहते हैं, उनसे पाकिस्तानी लोग नफरत करते हैं। इवन जो बलूचिस्तान के जो पार्ट पाकिस्तान में भी आता है उस पार्ट के लोगों से भी बाकी लोग काफ़ी नफरत करते हैं और इसीलिए बलूचिस्तान के अंदर काफ़ी सारे रेबर्स हैं जो कि हर टाइम अपने आप को पाकिस्तान से आज़ाद करने की कोशिश करती है, जिसके रिस्पॉन्स में बलूचिस्तान के बलूच रेबर्स एंड पाकिस्तान के मिलिट्री और आईएसआई इनके बीच हमेशा लड़ाई होती रहती है। इस लड़ाई और झड़प के बीच पाकिस्तान मिलिट्री वाले आए दिन बलूचिस्तान के रेबर्स को मारते रहते। और दोस्तों मैंने यहाँ पर बलूचिस्तान की हिस्ट्री यहाँ पर इसीलिए बताई है कि रणवीर सिंह यानी कि हमजा अली एक बलूचिस्तान का बलूच रेबर्स बनकर अंदर आया है एंड मूवी में उसको बलूच वाली आइडेंटिटी उसके मिशन में काफ़ी बड़ा रोल प्ले करने वाली है। अब दोस्तों रणवीर सिंह यानी हमजा अली जैसे ही पाकिस्तान के अंदर इंटर होता है वैसे ही वह इंटर होते ही सीधा कराची में आता है और कराची के अंदर भी वह सीधा लियारी के अंदर आता है। दोस्तों ये लियारी है ये कराची के अंदर काफ़ी पॉपुलर टाउन है और ये लियारी टाउन जो मूवी के अंदर के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इस टाउन के बारे में ध्यान से जानना। रणवीर सिंह जैसे लियारी टाउन के अंदर आता है वैसे ही वह एजेंट काफ़ी समय से वो यहाँ पर जूस का दुकान चला रहा होता है और उस एजेंट के साथ यहाँ पर 2 से 3 एजेंट्स और थे जो कि सब मिलकर काम किया करते थे और यहाँ से मिलने वाली सारी इन्फॉर्मेशन इंडिया तक पहुँचाते थे। लेकिन अब ये सब लोग धुरंधर मिशन को पूरा करने के लिए हमजा की हेल्प करेंगे। यहाँ पर जब हमजा इन दूसरे एजेंट से मिलता है यानी कि पाकिस्तान में यहाँ पर जूस की दुकान चला रहा है, तब उससे मिलने के बाद वो हमजा की हेल्प करता है और उससे बेसिकली सालों से इस टाउन के बारे में क्या क्या जाना है हमजा को बताता है और वो हमजा को बताता है कि हमजा पूरे मिशन के लिए पाकिस्तान के लियारी टाउन इसीलिए चुना है कि पूरा लियारी टाउन अपने आप में एक अलग ही साम्राज्य है और जो इसीलिए जो इस पूरी लियारी को लॉर्ड करता है उसका राज पूरे कराची पे होता है और जो पूरे कराची पर लॉर्ड करता है उसका राज पूरे पाकिस्तान पर होता है। एंड इसीलिए लियारी पर जिसकी पकड़
उसकी पकड़ पूरी पाकिस्तान पर। ये एजेंट रणवीर सिंह को यानी हमजा को भी पता है कि इस पूरी लियारी के अंदर टोटल 3 डॉन है, जिन तीनों डॉनों का नाम है अरशद पप्पू, बाबू डकैत और तीसरा रहमान डकैत, जिसे रहमान बलोच भी कहा जाता है। और इसीलिए जो कि तीसरा डॉन यानी रहमान बलोच एक बलूचिस्तान फैमिली से बिलोंग करता है और इसीलिए रहमान बलोच बलूचिस्तान के लोगों को सपोर्ट करता है और हमेशा उन्हीं के हक का बात करता है। बाकी जो रहमान बलोच है, जिसे रहमान डकैत भी कहा जाता है, वो दूसरे डॉन यानी कि बाबू डकैत का नाजायज बेटा है। जैसे ही बड़े होकर रहमान डकैत को यह पता लगा कि बाबू डकैत उसका नाजायज बाप है, वैसे ही वो अपनी माता को जान से मार दिया। बाकी दोस्तों, इस पूरे रियारी टाउन के अंदर जो रहमान डकैत है वो पूरे 1/3 हिस्से को रोल करता है और बाकी बचे 2/3 हिस्से को रोल करता है बाबू डकैत एंड अरशद पप्पू। रहमान डकैत को निपटाने के लिए बाबू डकैत और अरशद पप्पू दोनों मिलकर काम करते हैं। अब ये रियाली टाउन के अंदर ये प्लान होता है कि वह बलोच बन के आया, इसीलिए वो रहमान डकैत की गैंग में घुसेगा और गैंग में घुसने के लिए बहुत ही जल्दी मौका भी मिलने वाला है। ऐसा इसीलिए क्योंकि रहमान डकैत के 2 बेटे हैं, एक बेटा 8 से 10 साल का है और दूसरा बेटा 19 से 20 साल का है। और ये जो रहमान डकैत का बड़ा बेटा है, इसके दोस्तों के कुछ ही दिन बाद शादी होने वाली है और क्योंकि रहमान डकैत का बड़ा बेटा शादी में शामिल होने वाला है, इसीलिए अरशद पप्पू और बाबू डकैत का ये प्लान है कि वो अपने आदमियों को भेजकर रहमान डकैत के बड़े बेटों को जान से मार देंगे। अब इंडिया के एजेंट इस बारे में सब कुछ जानता है और इसीलिए इन्हें पता होता है कि कुछ दिनों बाद होने वाली शादी में रहमान डकैत के बड़े बेटे को मारा जाएगा और इसीलिए हमजा और बाकी एजेंट ये प्लान करते हैं कि वो लोग इसी फायरिंग के अंदर रहमान डकैत के बड़े बेटे की जान बचाएंगे और ये चीज़ दिखाकर रहमान डकैत के सामने हीरो बन जाएंगे। यानी कि ऐसा करके रहमान डकैत का भरोसा जीत लेंगे और उसके गैंग में बड़े आराम से शामिल हो जाएंगे। अब इसके बाद जिस दिन शादी होती है उस दिन हमजा और बाकी सारे एजेंट्स उस शादी के अंदर वेटर का काम करते हैं, क्योंकि उन्हीं के दुकान को वहाँ पर खाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला होता है और फिर उसी के लिए वहाँ कुछ टाइम बाद रहमान डकैत के बड़े बेटे की एंट्री होती है। लेकिन हमजा और बाकी एजेंट देखते हैं वहाँ पर रहमान डकैत का बेटा अकेला नहीं आया है, बल्कि वह वहाँ अपने छोटे भाई को भी लाया है होता है और इसीलिए हमजा और बाकी एजेंट्स ये सोचकर परेशान हो जाते हैं अब जो फायरिंग होने वाली है उसमें दोनों बेटे को कैसे बचाया जाए। हालांकि उनके इतना सोचते ही वहाँ पर कई सारे गैंगमैन आते हैं जो कि एक्चुअल में बाबू डकैत और अरशद पप्पू के आदमी होते हैं और वो पूरी शादी के अंदर फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन हमजा और उसके एजेंट्स मिलकर रहमान डकैत के दोनों बेटों को बचा लेते हैं। लेकिन तभी एंड देन वो सारे गुंडे मिलकर रहमान डकैत के बड़े बेटों को गोलियों से छल्ली कर देते हैं और उसे जान से मार देते हैं। अब ये देखकर हमजा और बाकी एजेंट्स को कुछ समझ नहीं आता है, क्योंकि उनका पूरा मिशन फेल हो चुका था। क्योंकि उनका तो प्लान ही था कि रहमान डकैत के बड़े बेटे पर जब हमला हो तो वो लोग उससे हमले से बचा ले और रहमान डकैत के सामने भरोसा जीत ले। लेकिन यहाँ पर रहमान डकैत के बड़े बेटे को बचाने में फेल हो चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हमजा हार नहीं मानता और वो नया तरीका निकालता है। अब एक्चुअली में उसके छोटे बेटे की जान बचा ही होती है और अब इसीलिए वो छोटे बेटे के सामने ये तमाशा करता है कि वो बड़े बेटे की जान बचाने की कोशिश कर रहा है। वो जल्दी से बड़े बेटे की लाश को उठाता है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है एंड डॉक्टर्स के सामने चिल्लाते हुए कहता है कि जल्दी से वो इसका इलाज कर दे। लेकिन एज अफसोस उसकी जान चली जाती है। अब रहमान डकैत की जैसे ही इस बारे में पता लगता है वैसे ही वो अपने आदमियों के साथ सीधा हॉस्पिटल आता है और हॉस्पिटल आकर सबसे पहले वो अपने छोटे बेटे से मिलता है, जिसके बाद उसको छोटा बेटा उससे सारी कहानी समझाते हुए कहता है जब उस पे और उसके बड़े भाई पे हमला हुआ तब हमजा नाम के इस आदमी ने हम दोनों की जान बचाने की कोशिश की और जब बड़े भाई को गोली लगी तो यही हॉस्पिटल लेकर भी आया। इन बातों को सुनने के बाद रहमान डकैत पहले अपने बेटे की लाश देखता है और उसको देखकर काफ़ी रोता है। लेकिन फिर उसके बाद हमजा से
मिलता है और अपने छोटे बेटे की जान बचाने के लिए उसे शुक्रिया अदा करते हुए कुछ पैसे देने की कोशिश करता है, लेकिन हमजा पैसा लेने से मना करता है और वो रहमान डकैत से कहता है कि वो उसे अपना हीरो मानता है। असल में वो भी रहमान डकैत की तरह बलूच है और जिस तरह से रहमान डकैत बलूचों के हक के लिए खड़ा होता है वो देखकर हमजा को बहुत ही अच्छा लगता है और वो ऐसा इसीलिए भी रहमान डकैत भी गैंग में आना चाहता है और उसके साथ काम करना चाहता है। अब दोस्तों हमजा ने अब तक जो भी कुछ किया था उससे वह रहमान डकैत का भरोसा तो जीत ही लिया था, साथ ही उससे पैसा न लेकर रहमान डकैत को यह भी दिखा दिया था कि उसे पैसों का कोई लालच नहीं है। एंड अब इसीलिए रहमान डकैत हमजा को गैंग में शामिल कर लेता है और उसे धीरे धीरे करके अपने गैंग की सारी जानकारी देने लगता है। लेकिन दोस्तों अब यहीं पर रहमान डकैत यह प्लान करता है कि अब वो बाबू डकैत को जान से मार देगा, क्योंकि उसी के आदमियों ने उसके बड़े बेटे की जान ली है। लेकिन दोस्तों रहमान डकैत कुछ करता उससे पहले हम यह देखते हैं कि उसी हॉस्पिटल के अंदर रहमान डकैत से मिलने के लिए लियारी टाउन का पॉलिटिशियन आता है और ये पॉलिटिशियन बेसिकली वहाँ का एमपी एमएलए टाइप का होता है और इस पॉलिटिशियन ने पूरे लियारी टाउन के अंदर रहमान डकैत को अपना सपोर्ट दिया होता है। ये यहाँ पर आकर रहमान डकैत की बेटे की लाश देखता है और रहमान डकैत को भरोसा देता है और उसके साथ ही वो रहमान डकैत को यह भी समझाते हुए कहता है कि अभी इलेक्शन बहुत पास आने वाले हैं, इसीलिए वो कोई भी कदम न उठाए और बाबू डकैत के ऊपर कोई अटैक न करे, क्योंकि ऐसा करने की वजह से इलेक्शन वो हार सकता है और अगर वो इलेक्शन वो हार गया तो फिर रहमान डकैत का भी काफ़ी नुकसान होगा। अब दोस्तों ये बात बोलकर वह पॉलिटिशियन रहमान डकैत को रोक तो देता है, लेकिन फिर इसके बाद से रहमान डकैत हर रोज़ अपने आप में जलने लगता है और वो सोचने लगता है वो कैसे अपने बेटे की मौत का बदला लेगा। अब ऐसा एक दिन गुस्से में आकर रहमान डकैत सारे आदमियों को बैठाता है, इससे हमजा भी शामिल होता है और फिर वो उन सबसे कहता है कि अभी हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें बाबू डकैत से बदला लेना चाहिए या फिर नहीं। ये बात सुनकर रहमान डकैत के सारे आदमी उससे रुकने के लिए कहते हैं और वो रहमान से कहते हैं इलेक्शन होने दिया जाए, उसके बाद ही कोई कदम उठाया जाए, क्योंकि उनके लिए इलेक्शन जीतना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो इस टाइम पे कुछ भी करते हैं तो इलेक्शन में उनकी हार हो सकती है, यानी उनके नेता की हार हो सकती है, जिसकी वजह से ना उनका सपोर्ट छिनेगा बल्कि उनकी फंडिंग भी रुक जाएगी हमजा से। लेकिन दोस्तों ये सब के बाद रहमान डकैत हमजा से पूछता है कि आखिरकार उन्हें क्या करना चाहिए, जो सुनकर हमजा सबसे अलग जवाब देता है और वो रहमान डकैत से कहता है कि अगर मैं आपकी जगह होता तो बेटे की मौत का बदला ज़रूर लेता। अगर मैं बाबू डकैत ने इस टाइम जो भी कुछ किया है उसे सोच समझकर किया है, उसने इलेक्शन से ठीक पहले आपके बेटे की जान ली है ताकि आप ये सोचकर बैठ जाए कि इलेक्शन आने वाले हैं और आप उस पर हमला न करें। मैं कहूँ तो यही आपकी भूल होगी कि एक्चुअली में इस टाइम पे बेफिक्र होकर उसे अंदाज़ा भी नहीं होगा कि आप इस पे हमला कर सकते हैं। इसके साथ ही रही बात इलेक्शन को जीतने की, तो उस पर हमला नहीं करते हैं तो इलेक्शन तो आप वैसे भी हार जाएंगे, और ऐसा इसीलिए क्योंकि आपके बेटे की जान लेकर और आपको इस तरह इलेक्शन तक चुप बैठाकर उसने साबित कर दिया है कि बाबू डकैत रहमान डकैत से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और रहमान डकैत के अंदर अब कोई पावर नहीं बची है। और इसीलिए अगर आप मेरी माने तो आप बाबू डकैत को इसी टाइम पे ख़त्म करना चाहिए, जिससे न कि आपका बदला पूरा होगा बल्कि पूरी लियारी के अंदर ये मैसेज भी जाएगा कि इस पूरे रीजन में रहमान डकैत से ऊपर कोई नहीं है। अब रहमान डकैत हमजा की बात से एग्री होता है और वो ये इसलिए प्लान करता है कि अब वो बाबू डकैत और उसकी पूरी गैंग पर अटैक करेगा और उस सब को ख़त्म करेगा। अब
ऐसा करने के लिए वो लोग खुद ही प्लानिंग करते हैं और बारी बारी करके बाबू डकैत और उसके सारे बंदों को फील्डिंग सेट करते हैं एंड वो एक ही बार में सारे के सारे आदमियों को ख़त्म करते हैं। और रही बात बाबू डकैत की, तो उसे हमजा और रहमान डकैत का खास आदमी जो कि उसका कजन भी होता है जिसका नाम उज्जैर होता है, वो सब मिलकर उसे ख़त्म करते हैं, जिसमें वो सब लोग बाबू डकैत को टक्कर मार कर नीचे गिराते हैं और फिर रहमान डकैत बाबू डकैत को लोहे से पीट पीट कर जान से मार देता है। और फिर इस तरह से रहमान डकैत अपने बेटे की मौत का बदला लेता है। अब इसके बाद इलेक्शन होते हैं और इलेक्शन में हम ये देखते हैं पूरे इलेक्शन में अंदर इस पॉलिटिशियन की जिसका नाम जमील जमाली है वो पूरे बहुमत के साथ जीत जाता है। लेकिन दोस्तों, जब पॉलिटिशियन जमील जमाली की जीत होती है और उसको उसकी विक्ट्री स्पीच बुलाया जाता है, तो उस टाइम पे पब्लिक को देखकर समझ जाता है कि लियारी की जितनी भी जनता है उससे ज़्यादा रहमान डकैत को पसंद करती है और इसीलिए कल को रहमान डकैत पॉलिटिक्स में आ गया तो उसकी कुर्सी खतरे में आ सकती है। अब दोस्तों, रहमान डकैत इस टाइम पर काफ़ी ऊपर आ चुका था क्योंकि वो अपने दो दुश्मनों में से बाबू डकैत को ख़त्म कर दिया था और वो पूरे लियारी का सबसे बड़ा डॉन बन चुका था और साथ ही साथ उसकी पॉपुलरिटी भी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि वह बड़े आराम से अब नेता भी बन सकता था। इसके साथ रही बात हमजा की, तो हमजा रहमान डकैत का सबसे खास बन चुका था, लेकिन हमजा जो कि अपना मिशन पर था उसे हम ये देखते हैं कि पॉलिटिकल जमाल जमाली की इसी विक्ट्री स्पीच के मौके पर उसकी बेटी से मुलाकात करता है और वह धीरे धीरे उसे इम्प्रेस कर लेता है, क्योंकि हमजा ये जानता था कि पॉलिटिशियन जमील जमाली की जो बेटी है उसके मिशन में काफ़ी काम आ सकती है। अब दोस्तों, इन सब के बाद पॉलिटिशियन जमील जमाली को जिस बात का डर होता है वही होता है, यानी कि पाकिस्तान की जो बड़े बड़े बिजनेसमैन अपने फ़ायदे के लिए जब तक जमील जमाली को सपोर्ट किया करते थे, अब वो रहमान डकैत से मुलाकात करते हैं और उससे सपोर्ट करने की बात करते हैं, क्योंकि पूरे लियारी के अंदर रहमान डकैत से ज़्यादा पकड़ और किसी की मजबूत नहीं है, पॉलिटिशियन जमील जमाली की भी नहीं। लेकिन दोस्तों, जैसे ही जमील जमाली को ये बात पता लगती है वैसे ही उसके मन में रहमान डकैत के लिए बहुत ज़्यादा नफरत भर जाता है और वो कुछ भी करके रहमान डकैत को दबाने की कोशिश में लग जाता है। अब इसके बाद यह रहमान डकैत इन दोनों बिजनेसमैन की मीटिंग फिक्स होती है, जहां पर हमें यह पता लगता है कि ये दोनों बड़े बिजनेसमैन भाई है जिन्हें कहा जाता है खानदानी ब्रदर्स। ये दोनों एक्चुअली में पाकिस्तान में काफ़ी उल्टे पुल्टे काम करते हैं और इन तरीक़ों से काफ़ी पैसा कमाते हैं, जैसे कि हवाला को जलिए, ब्लैक मनी को वाइट मनी करना, फेक इंडियन नोट्स को छापकर इंडिया में सप्लाई करना। हालांकि दोस्तों, ये सब के बीच हम यह सब भी नोटिस करते रहते हैं कि जो रणवीर सिंह यानी कि हमजा के अपने बाकी सारे एजेंट्स के साथ मिलकर जो भी बड़ी जानकारी मिलती है उसे इंडिया में भी पहुंचाता है और अब तक उसे सबसे बड़ी जानकारी ये मिली होती है कि पाकिस्तान के बिजनेसमैन भाई यानी कि खानदानी ब्रदर्स इंडिया के फेक 500 और 1000 के नोट्स को छापकर इंडिया में सप्लाई करते हैं और इंडिया की करेंसी को वीक करके इंडिया को नुकसान पहुँचाते हैं। हालांकि दोस्तों, इसके बाद अगले सीन में हम यह देखते हैं कि रहमान डकैत हमजा उज्जैर और अपने कुछ खास आदमियों के साथ में मिलकर खानदानी ब्रदर्स से मीटिंग करने आता है, जहां पर खानदानी ब्रदर्स उसे मिलवाते हैं आईएसआई के हेड से। ये एक्चुअली में आईएसआई का बहुत ही बड़ा एजेंट होता है जिसका नाम होता है मेजर इकबाल। और दोस्तों, इस मेजर इकबाल को मूवी के अंदर प्ले किया है अर्जुन रामपाल ने। एंड सही बताऊँ तो मूवी में इनकी एक्टिंग सबसे आइकॉनिक लगी। ये आईएसआई का मेजर इकबाल यहाँ पर रहमान डकैत से मीटिंग करता है एंड वो उससे कहता है कि रहमान डकैत से बहुत सारे वेपन चाहिए, लेकिन बात यह है कि उनसे वो सारे वेपन चाहिए जो रसिया और अमेरिका बनाता है, क्योंकि एक्चुअली में उसका एक प्लान है कि वो रसियन और अमेरिकन वेपन्स को लेगा, उनको अपने देश के टेररिस्ट ग्रुप को देगा और उन टेररिस्टों के जरिए इंडिया के अंदर टेरर को बढ़ावा देगा, जैसे कि सिविलियंस को मारेगा, बम ब्लास्ट करना और इस तरह के बाकी सारे काम। अब दोस्तों, इस मीटिंग में बैठे सभी लोगों को पता होता है कि इस तरह के सारे रशियन और अमेरिकन मेड वेपन्स जो
उस सबको बलूचिस्तान से मिल सकता है, क्योंकि बलूचिस्तान के हेड के पास ये सारे वेपन्स का एक्सेस है। लेकिन दोस्तों अब आईएसआई और बलूचिस्तान के रैबर्स के बीच हमेशा दुश्मनी रहती है, आए दिन वो बलूच रैबर्स को मारते रहते हैं। इसीलिए आईएसआई डायरेक्टली उससे डील नहीं कर सकता, और इसीलिए आईएसआई का मेजर इकबाल यह चाहता है कि रहमान डकैत उसके लिए बलूच रैबर से डील करे और वो सारे वेपन्स लाकर उसे दे। बदले में वो जितना पैसा बोलेगा वो उन्हें देने को राजी है। और दोस्तों रहमान डकैत इसीलिए क्योंकि रहमान डकैत खुद ही एक बलूचिस्तान और वह अपने गैंग में बलूचों को रखता था, और साथ ही वह बलूच रैबर्स के लिए सारे काम करता था। एंड इसीलिए जितने भी बलूचिस्तान के बलूच रैबर्स हैं वो सभी रहमान डकैत को मसीहा की तरह देखता है और उसे काफ़ी सम्मान करता है, और जिस वजह से वो लोग रहमान डकैत को वेपन्स के लिए कभी मना नहीं करेंगे। अब रहमान डकैत इस डील को हाँ कर देता है, जिसके बाद यह रहमान डकैत अपने आदमियों के साथ मिलकर बलूचिस्तान जाता है और वहाँ पर बलूच रैबर्स के हेड से मिलता है और उससे हथियारों के लिए डील कर लेता है, जिसके बाद वह बलूच रैबर्स के हेड भी उन्हें सारे हथियार सप्लाई कर देता है। जिसके बाद बहुत सारे अमेरिकन और रशियन मेड वेपन्स रहमान डकैत के पास आ जाते हैं, जिन्हें वो आगे चल के सौंपने वाले आईएसआई के मेजर इकबाल को। हालांकि दोस्तों इसी बीच हम पॉलिटिकल जमील जमाली से मिलते हैं, जो कि पूरी तरह से प्लान कर चुका था उसको रहमान डकैत को रास्ते से हटाना है, क्योंकि रहमान डकैत की बढ़ती पॉपुलैरिटी और पावर बहुत ही जल्दी उसकी कुर्सी छीनने वाली है। अब ऐसा करने के लिए वो एसपी चौधरी को मिलने के लिए बुलाता है, और दोस्तों हमें यह पता लगता है कि एसपी चौधरी और कोई नहीं बल्कि एक्टर संजय दत्त है। हमें पता लगता है कि एसपी चौधरी की असल में पुलिस में एसपी है, लेकिन 5 साल पहले जमील जमाली ने ही उसे सस्पेंड करवा दिया था, और वो भी इसीलिए क्योंकि बहुत सारा ईमानदार था और यह अपने पूरे इलाके में गुंडागर्दी को ख़त्म कर दिया था। लेकिन अब क्योंकि जमील जमाली ये चाहता है कि उसके इलाके से रहमान डकैत मारा जाए और गुंडागर्दी ख़त्म हो जाए, इसीलिए वो एसपी चौधरी को अपने पास बुलाकर उसे कहता है कि फिर से उसकी पोस्टिंग रियारी में करता है, ताकि वह रहमान डकैत को ख़त्म कर दे, यानी कि उसको इनकाउंटर करके ये दिखाए कि वह मारा गया। दोस्तों एसपी चौधरी जमील जमाली में से ऐसा करने से मना कर देता है, और वो इसीलिए क्योंकि वह जमील जमाली से कहता है कि लियारी के अंदर जितने भी पुलिस है वह पूरी की पूरी पुलिस रहमान डकैत की जेब में है। इसीलिए अगर मैं रहमान डकैत को पकड़ने था या उसको इनकाउंटर पुलिस वाले को ले भी जाऊंगा तो वो मेरी पुलिस से मुझे ठुकवा देगा, और इसीलिए मैं यह चाहता हूं कि उनकी टीम दी जाए, जिस टीम के बंदे वह खुद ही चुनूंगा। साथ ही लियारी में मेरा खुफिया ऑफिस होगा जिसके बारे में किसी को पता नहीं होगा। अगर आप ये सब एग्री करते हैं तो मैं पोस्टिंग लेने के लिए हाँ बोलता हूँ। पॉलिटिशियन जमील जमाली एसपी चौधरी की शर्त मान जाता है और वो उसकी स्पेशल टास्क फोर्स देता है, जिसकी हेल्प से एसपी चौधरी रहमान डकैत को पकड़ कर उसका इनकाउंटर कर सकता है। और दोस्तों इन सब के बीच हमजा जमील जमाली की बेटी की लव स्टोरी चल रही होती है, और इसीलिए वो दोनों जब साथ बैठे होते हैं तो उस टाइम पे हमजा एसपी चौधरी की फ़ोटो देखा होता है, क्योंकि उसकी पोस्टिंग लियारी टाउन के अंदर फिर कर दी गई है। लेकिन एसपी चौधरी की फ़ोटो देखकर जमील जमाली की बेटी हमजा से कहती है कि वो इसको पहले से जानती है, क्योंकि ये आदमी उसके फादर से मिलने उसके घर अक्सर आता है। इस बात को सुनते ही हमजा यह समझ जाता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ चल रहा है, और वो इसीलिए जमील जमाली की बेटी से कहता है कि अगली बार वह भी आए तब उसके बारे में सारी बातें सुने और हो सके तो रिकॉर्ड भी कर ले, जो सुनकर जमील जमाली की बेटी हमजा को हाँ बोल देती है। बाकी दोस्तों कहानी में हम आगे ये देखते हैं कि रहमान डकैत ने बलूच रैबर्स से जो भी हथियार उठाए थे, यानी जो भी रशियन और अमेरिकन मेड हथियार उठाए थे, वो सब को ले जाकर आईएसआई को दे देता है, और आईएसआई के मेजर इकबाल के हाथों में सौंपता है। इन हथियारों को लेकर मेजर इकबाल सबको
यह बताता है कि असल में यह उन सारे हथियारों का इस्तेमाल इंडिया में करेगा और ऐसा करने के लिए वो काफ़ी सारा आतंकवादियों को बुलाता है और उन सारे हथियारों को सौंप देता है, जिसके बाद वह सबके सामने बताता है कि अब उनका ये प्लान है कि अब वो बहुत ही जल्द सीधा पानी के रास्ते से इंडिया में घुसेगा और इंडिया में बहुत ही बड़े बड़े टेररिक अटैक करेंगे। ऐसे अटैक्स से इंडिया पूरी तरह से टूट जाएगा। अब इन सभी के बीच बैठकर जैसे ही हमजा इन सारी बातें सुनता है वैसे ही वह जल्दी से इंडिया के अंदर सारी खबरें भेज देता है, जिसके बाद इंडिया की इंटेलिजेंस वाले सारी बातों को जान तो जाते हैं, लेकिन हम उनकी लापरवाही कहें या उनकी इफ़िशियंसी, वो किसी भी टेरर अटैक को रोकने में नाकामयाबी रहते हैं। क्योंकि असल में दोस्तों इस टाइम पे मेजर इकबाल जिस टेरर अटैक को प्लान कर रहा था वह टेरर अटैक था 2008 में होने वाले 26/11, और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इंडियन इंटेलिजेंस 26/11 की अटैक को रोकने में फेल हो गई थी। हालांकि दोस्तों इस टाइम पे हमजा अपने काम पूरा करता है और इंटेलिजेंस जल्दी से इंडिया भेज देता है। यह बात तो बता ही देता है कि आने वाला टाइम पे पाकिस्तान इंडिया में काफ़ी बड़े बड़े अटैक करवाने वाला है। लेकिन दोस्तों इतने में हम रियाड़ी सिटी के अंदर ये दिखते हैं कि पॉलिटिशियन जमील जमाली एसपी चौधरी के जरिए अपना काम करवाना स्टार्ट कर देता है और वह प्लान स्टार्ट करता है रहमान डकैत को इनकाउंटर करने का। ऐसा करने के लिए वो सबसे पहले रहमान डकैत के घर के जो नौकर होता है उसके जरिए रहमान डकैत के छोटे बेटे के खाने में कुछ उल्टा सीधा मिलवा देते हैं, जिसे खाकर रहमान डकैत के छोटे बेटे की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। और इसीलिए रहमान डकैत जल्दी से में अपने वाइफ के साथ अपने बेटे को गाड़ी में लेता है और वो बहुत ही कम आदमियों के साथ सीधा हॉस्पिटल निकल जाता है। और फिर इस तरह से वो एसपी चौधरी के ट्रैप में फंस जाता है और फिर रास्ते में एसपी चौधरी उसे पकड़ लेता है और उसे अरेस्ट करके अपने गाड़ी में बैठा कर ले जाता है। अब चाहिए यहाँ पर एसपी चौधरी का यही प्लान था कि दिखाएगा तो यही वह रहमान डकैत को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले जा रहा है, लेकिन ये रास्ते में रहमान डकैत ने भागने की कोशिश की, जिसके रिस्पांस में वह रहमान डकैत को इनकाउंटर कर दिया। लेकिन दोस्तों इसी बीच ये सारी खबर हमजा उजैर और रहमान डकैत की ये बाकी साथियों को मिलती है, लेकिन खबर जानने के साथ ही हमजा को वो जमील जमाली की बेटी का फ़ोन आता है जो कि उसे एक वीडियो भेजकर दिखाती है कि उस सब में फादर और एसपी चौधरी की बातचीत को रिकॉर्ड कर लिया है। अब ये वीडियो रिकॉर्ड में हमजा से ये दिखता है कि पॉलिटिशियन जमील जमाली, एसपी चौधरी और अरशद पप्पू तीनों बैठकर मीटिंग कर रहे हैं। इस वीडियो के अंदर हमें साफ दिखता है कि पॉलिटिशियन जमील जमाली एसपी चौधरी से कहता है कि तुम रहमान डकैत को पकड़कर इनकाउंटर में जान से मार दो, इस तरह से वो रास्ते से हट जाएगा। बाबू डकैत ऑलरेडी मर गया है, इसीलिए पूरा एरिया अरशद पप्पू का होगा, जिसके बाद से अरशद पप्पू जमील जमाली के हिसाब से काम करेगा। क्योंकि दोस्तों आप सबको ये पता ही होगा, अक्सर बहुत से पॉलिटिशियन होते हैं जो कि गुंडे को अपनी सपोर्ट में तो रखते हैं, लेकिन वो ये नहीं चाहते कि कोई गुंडा उनके ऊपर जाए। क्योंकि रहमान डकैत काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुका था और वो जमील जमाली से ऊपर जा चुका था, इसीलिए जमील जमाली अब उसे रास्ते से हटाना चाहता है एंड अपने काम अरशद पप्पू से करवाना चाहता है। और अब इसीलिए रहमान डकैत के मरने से इन तीनों का काम आसान हो जाएगा। जमील जमाली की कुर्सी बची रह जाएगी, अरशद पप्पू को पूरे रियाड़ी का कंट्रोल मिल जाएगा और एसपी चौधरी जो कि रहमान डकैत को बहुत दिनों से निपटाना चाहता है वह उसे निपटा देगा। लेकिन दोस्तों हमजा को जैसे ही यह वीडियो मिलती है वैसे ही वीडियो देखने के बाद ही जमील जमाली की बेटी को अपने घर जाने के लिए कहता है और वो अपने घर में बुलाकर अपना फ़ोन बंद करवा देता है ताकि वह अपने फादर से कांटेक्ट ना कर पाए। एंड देन इसके बाद हमजा जमील जमाली को यह वीडियो भेजता है और वो उससे कहता है कि वो उसके पूरे प्लान को जान चुका है। अगर उसने रहमान डकैत के डेट को नहीं रुकवाया तो वह उसकी वीडियो वायरल कर देगा और न्यूज़ में डाल देगा, जिसकी वजह से उसकी रिपोर्टेशन गिर जाएगी और उसकी कुर्सी भी चली जाएगी। और वो अगर ऐसा न चाहता है तो वो रहमान डकैत की डेट को रुकवा दे। अब ये सुनकर पॉलिटिशियन जमील जमाली काफ़ी डर जाता है और इसीलिए वह एसपी चौधरी को फ़ोन करके कहता है कि वह रहमान डकैत के इनकाउंटर को रोक ले, लेकिन एसपी चौधरी उनकी बात मानने से मना कर देता है एंड वो कहता है कि रहमान डकैत को मारकर ही रहेगा। ये बात सुनकर जमील जमाली हमजा को बताता है और इसीलिए हमजा दूसरी तरीका लगाता है एंड वो जमील जमाली से कहता है कि वह
एसपी चौधरी की खुफिया ऑफिस बताए, क्योंकि दोस्तों जमील जमाली की बेटी के जरिए हमजा को यह ऑफिस के बारे में पता चल चुका था। वो जमील जमाली के मुंह से जल्दी से एसपी चौधरी के खुफिया ऑफिस का पता ढूंढता है और अपने आदमियों को लेकर सीधा वहां पहुंचता है और वहां के सारे पुलिस ऑफिसर को बहुत बुरी तरह से मारता है और उसके ऊपर पेट्रोल डाल देता है। और फिर एसपी चौधरी को वीडियो कॉल करके बताता है कि अभी अगर रहमान डकैत को नहीं छोड़ा तो फिर वो ऑफिस में मौजूद 40 से भी ज़्यादा पुलिस ऑफिसर को जान से मार देगा। अब अपने ऑफिसर को बचाने के लिए एसपी चौधरी रहमान डकैत को छोड़ देता है और वो रहमान डकैत को हमजा के हाथों में सौंप देता है। लेकिन दोस्तों इस सब के बाद वह दिन आता है जिस दिन इंडिया में 26/11 यानी कि 26 नवंबर 2008 का अटैक हुआ था, यानी 26 नवंबर 2008 का अटैक हुआ था, जिसमें मेजर इकबाल इंडिया में अपनी आतंकवादियों के जरिए इस अटैक को करवा देता है और वो टीवी पर पूरे अटैक को सबको दिखाता है। लेकिन दोस्तों जैसे 26/11 के इस टेरर अटैक को हमजा देखता है वैसे ही वो अंदर से बहुत ज़्यादा टूट जाता है, क्योंकि उसे टेरर अटैक को रुकवाने के लिए सारी की सारी खबर इंडिया तक पहुंचा दी थी। लेकिन तभी वो देखता है इंडिया के इंटेलिजेंस अटैक को रोक नहीं पाई और उसके देशों को इतना बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। और इसीलिए इस अटैक को देखकर हमजा भी अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। लेकिन फिर इसके बाद इतने ज़्यादा गुस्सा में आता है कि वो ठान लेता है वो कुछ भी करके इन सबको ख़त्म करेगा और वो इस पूरे DRE का कंट्रोल अपने हाथों में लेगा, पूरे पाकिस्तान को अपने घुटने पर लाकर खड़ा करेगा। लेकिन जी जाहिर सी बात है कि दोस्तों हमजा ऐसा बल से नहीं बल्कि अकल से कर सकता है और वो इसीलिए सबसे पहले प्लान बनाता है कि रहमान डकैत के रास्ते से हटाने का एंड पूरे DRE पर कंट्रोल करने का। अब ऐसा करने के लिए वो पॉलिटिशियन जमील जमाली से मिलता है एंड वो उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम रहमान डकैत को हटाना चाहते हो, अब बात यह है कि मैं इस काम में तुम्हारा साथ दूंगा। हमजा जमील जमाली से कहता है कि तुम्हारी बेटी मुझसे प्यार करती है, इसीलिए तुम उससे मेरी शादी करवा दो, जिसके बाद मैं तुम्हारा दामाद बन जाऊंगा और फिर तुम्हारा दामाद बनने के बाद हम सब मिलकर रहमान डकैत को रास्ते से हटा देंगे एंड उसे जान से मार देंगे, जिसके बाद पूरे DRE पर मेरा कंट्रोल होगा और मैं अब क्योंकि तुम्हारा दामाद हूँ इसीलिए मेरे जरिए तुम्हारा कंट्रोल होगा। यानी अगर पावर आती भी है तो वो अब हमारे परिवार में आएगी, यानी कि तुम्हारे हाथ में। अब पॉलिटिशियन जमील जमाली को हमजा की बात ठीक लगती है और वो इसीलिए वो अपने बेटे की शादी करवाता है, उसे अपना दामाद बनाता है एंड फिर उसके और एसपी चौधरी के साथ मिलकर प्लान बनाता है कि वो सब मिलकर रहमान डकैत को रास्ते से हटाएंगे और उसके आगे चलकर ISI का मेजर इकबाल रहमान डकैत और कई सारे वेपन्स मंगवाता है एंड इसीलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग बहुत ही जल्दी वेपन्स को उन्हें सौंप देंगे। लेकिन जिस दिन उन्हें वेपन्स की डिलीवरी लेनी होती है उसी दिन रहमान डकैत को पानी के डैम का उद्घाटन करना होता है और इसीलिए वो उद्घाटन करने जाता है एंड उसी बीच डिलीवरी के लिए हमजा उजैर और बाकी सारे साथियों को भेज देता है, जिस वजह से आज का दिन रहमान डकैत के साथ बहुत ही कम लोग रह जाते हैं। इसीलिए आज के दिन हमजा के लिए परफेक्ट होता है रहमान डकैत को मरवाने के लिए। और फिर वो इसीलिए एसपी चौधरी से बोलकर रहमान डकैत की पूरी फील्डिंग सेट करवा देता है और रहमान डकैत को गाड़ी में बैठाकर जंगल के रास्ते से सीधा सुनसान सड़क पर ले जाता है। अब एक ही दिन इन सारे अजीब चीज़ों को देखकर रहमान डकैत को डाउट हो जाता है और इसीलिए वो हमजा से गाड़ी रोकने के लिए कहता है एंड उसके बाकी साथियों को बुलाने के लिए कहता है। लेकिन हमजा उसकी बात नहीं मानता और गाड़ी का कंटिन्यूसली चलाता है। जो चीज़ देखकर रहमान डकैत यह समझ जाता है कि उसे वह धोखा दे रहा है और हो न हो उसे वह मरवाना चाहता है, जिस वजह से रहमान डकैत चलती गाड़ी में ही हमजा के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन तभी भी हमजा किसी तरह गाड़ी को आगे ले जाता है और गाड़ी को ठोक देता है एंड खुद गाड़ी से निकलकर भाग जाता है। जिसके बाद एसपी चौधरी एंड उसकी पूरी टास्क फोर्स की टीम वहाँ पर आती है और वो रहमान डकैत एंड उसके साथ के 1-2 आदमियों अटैक कर देता है। लेकिन दोस्तों इस शूट आउट होने के बाद ये रहमान डकैत जल्दी से भागते हुए जंगल में घुस जाता है और सीधा
हमजा का पीछा करता है ताकि वो उसे मारकर अपना बदला ले सके। बाकी हम इतने में देखते हैं कि एसपी चौधरी पूरी टीम मिलकर रहमान डकैत के साथियों को जान से मार देती है और इसीलिए फिर एसपी चौधरी रहमान डकैत के पीछे जाता है, यानी कि सबसे आगे आगे हमजा, उसके पीछे रहमान डकैत एंड उसके पीछे एसपी चौधरी। जिसके बाद हम इन जंगल में यह देखते हैं कि एसपी चौधरी रहमान डकैत भी भिड़ंत होती है। इस भिड़ंत के बीच ही हमजा वहां आता है, जिसके बाद वो दोनों मिलकर रहमान डकैत को भारी पड़ते हैं और एट देन एसपी चौधरी रहमान डकैत के गले में गोली मारता है। और फिर यहीं पर हम यह भी पता लगता है कि एसपी चौधरी रहमान डकैत सर की वजह उसके गले की साइड में गोली क्यों मारी है। इसी टाइम पर फ्लैशबैक आता है। फ्लैशबैक में हम यह देखते हैं कि प्लानिंग के टाइम पे ही हमजा ने एसपी चौधरी से कहा था कि जब वो लोग रहमान डकैत को पकड़ लेंगे एंड उसको मारने वाले होंगे तब एसपी चौधरी को उसे तो गोली तो मारनी है, लेकिन मेक श्योर ये करना है कि गोली लगने के बाद भी रहमान डकैत आधे घंटे तक जिंदा रहे। और दोस्तों वो इसलिए हमें आगे पता लगता है एक्चुअली में जैसे ही रहमान डकैत के गले में गोली लगती है वैसे ही हमजा अपना प्लान स्टार्ट करता है और वह रहमान डकैत को अपने कंधे पर डालता है और रास्ते में एक रिक्शा को रुकवाकर सीधा हॉस्पिटल जाता है। और वो रिक्शा वाले के सामने ऐसा दिखाता है कि रहमान डकैत को एसपी चौधरी ने गोली मारी है, यानी हमजा जान बचाने के लिए की कोशिश कर रहा है। साथ ही वो रास्ते में उज्जैर को भी फ़ोन कर देता है और वो सारे साथियों को यही कहानी सुनाता है कि एसपी चौधरी ने भाई को गोली मारी है और मैं उन्हें हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ। इसके बाद वो इसे हॉस्पिटल पहुँचाता है, लेकिन ऐस अफसोस हॉस्पिटल पहुँचते ही रहमान डकैत की जान चली जाती है। लेकिन यहाँ पर हमजा का प्लान पूरी तरह कामयाब रहता है, क्योंकि इसके अगेन सारे न्यूज़ चैनल पर यही मैसेज चलती है कि एसपी चौधरी ने रहमान डकैत को गोली मारी है और हमजा ने उसकी जान बचाने की कोशिश की। और ये चीज़ दिखाकर हमजा पूरे रियाड़ी सिटी के अंदर हीरो बन जाता है और वो किसी की भी इस बात का भनक भी नहीं होने देता है कि उसने खुद ही रहमान डकैत को मरवाया है। एंड दोस्तों अब ये मूवी एंडिंग में आ जाता है, जहाँ पर हमें फिर से इंडिया का सीन दिखाया जाता है और हमें यह पता लगता है कि आखिरकार हमजा है तो है कौन। फिर हम ये जानते हैं कि हमजा का असली नाम जसकीरत सिंह रंगी है, जो कि एक ऐसा आदमी है जो अपनी पूरी फैमिली को खो चुका है एंड खुद ही फांसी की सज़ा होने वाली थी। लेकिन फिर उस टाइम पर ही आईबी का डायरेक्टर यानी कि अजय सन्याल उससे मिलता है और उसे देश के काम आने का मौका देता है, जिसे जसकीरत सिंह अपना लेते हैं और फिर वो इंडिया के एजेंट बन के पाकिस्तान के अंदर मिशन धुरंधर को पूरा करता है। लेकिन दोस्तों ये कहानी यहीं पर अब ख़त्म होती है, बट मूवी के ख़त्म होने के साथ ही बताया जाता है कि अभी मूवी को ख़त्म है लेकिन मूवी की स्टोरी नहीं। और ऐसा इसीलिए अगले साल के मार्च महीने के अंदर मूवी का सेकेंड पार्ट आएगा एंड उसी के अंदर इस धुरंधर मूवी की ये पूरा स्टोरी ख़त्म होगी। अब दोस्तों इस मूवी की स्टोरी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब के लिए गुड बाय।